Good morning, student. Today we will start chapter 2 लैंड सॉइल एंड वाटर। और इसमें हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था नेचुरल रिसोर्सेज लैंड के बारे में और सॉइल के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने सॉइल फॉर्मेशन पढ़ा था। अब हम जो आज टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड द कंजर्वेशन मेजर कि किस तरीके से मिट्टी का कटाव हो रहा है या मिट्टी की जो को घटाया जा रहा है और किस तरीके से इसका संरक्षण होता है वो इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। सॉइल इरोशन एंड डिप्लेक्शन आर द मेजर थ्रेट्स ऑफ द सॉइल एज रिसोर्सेज। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल्स। कि जो भूमि का कटाव है मिट्टी का कटाव है वो उसके लिए नेचुरल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर दोनों ही मतलब डिपेंड करते हैं। फैक्टर विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन, अवर ग्रेज, अवर यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स, रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स एंड फूड्स। मतलब जो मिट्टी निरंतर मात्रा में जो मिट्टी का अपरदन हो रहा है उसके कई तरीके से कारण हैं, जिसमें मेन कारण जो सामने आते हैं वो हैं डिफॉरेस्टेशन, मतलब बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होना, और ओवरग्रेजिंग, अधिक चारागाह भूमि का होना, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल्स, ज़्यादातर केमिकल्स का मिट्टी के ऊपर यूज़ करना और मिट्टी के ऊपर अलग अलग पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना, और कई कारण होते हैं जैसे वर्षा है, वर्षा के कारण भी मिट्टी बहकर चली जाती है, लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, फ्लूड या बाढ़ आ जाती है तो भी मिट्टी बहकर चल जाती है। तो कई तरीके से जो मिट्टी है जो कि एक नेचुरल रिसोर्सेज है उसका भी अपरदन हो रहा है। सम मेथड ऑफ द सॉइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड। अब इसका जो मिट्टी का कटाव या मिट्टी का जो अपरदन है उसको किस तरीके से रोका जाए, इसके हमने कारण तो पढ़ लिए कि ये क्यों होता है। क्योंकि आजकल सभी जंगलों को समाप्त किया जा रहा है, सिटीज़ बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, और चरागाह जो भूमि है वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो धीरे धीरे ये जो नेचुरल सोर्सेज है वो ख़त्म होता जा रहा है। अब ये तो सब कारण हमें पता है कि क्या हो रहा है, हमें पिछले क्लासेस में भी पढ़ा है, लेकिन अब इसको कैसे रोका जाएगा उसके लिए भी कुछ उपाय बताए गए हैं। मल्चिंग, द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड with a layer of organic matter like straw. It helps to return soil moisture। मतलब सॉइल के मॉइस्चर को बचाने के लिए इसको कवर्ड करके रखना चाहिए। Contour berries, stones, grass, soil are used to build barriers along the contour. Trenches are made in front of the barriers to collect water। तो इनके चारों तरफ मेड बांधनी चाहिए और पानी जो है वो बचाव उसका करना चाहिए। रॉक डैम, रॉक्स आर पिल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। दिस प्रिवेंटेड गाइडलाइन एंड फर्दर सॉइल लॉस। रॉक्स को बचाने का भी हमें कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जब पानी बहुत तेज़ बहकर आता है तो फिर रॉक्स जो हैं वो ही मिट्टी को बचा पाती हैं। ट्रेस फार्मिंग, ट्रेस फार्मिंग एक बताया गया इसका कि ट्रेस फार्मिंग से भी हम फार्मिंग के तरीके को अपनाकर हम इसे बचा सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन। यदि इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो उससे भी हम इसे बचा सकते हैं। Contour ploughing, ploughing parallel to the contour of the hill slope to form a natural barriers of the water to fall down the slope। तो ये इस तरीके की खेती करके कॉन्टोर करके भी आप बचा सकते हैं, क्योंकि उसमें पानी जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ बहता हुआ आता है। Shelter beds in the coastal and dry region, row of trees and planted to check the wind movement to the protect soil cover। तो जो कोस्टल एरियाज़ वगैरह हैं उसके अंदर ट्रीज़ और प्लांट ज़्यादातर मात्रा में उगाया जाए, और ताकि जो है सॉइल को कवर कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगा के हम उसको कर सकते हैं। इसके अलावा इस बुक में कुछ एक्टिविटी बताई गई है जो कि आपको इसको देखकर करनी है। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज जो है वाटर, उसके बारे में बताया गया। वाटर इज़ Vital renewable natural resources, 3/4 of the earth surface is covered with water। कि जो हमारे अर्थ है उसके 70% पार्ट पे वाटर है। इट इज़ देयर फॉर
appropriately called the water planet. It was in a primitive oceans that life began almost 3.5 billion years back. Even today, the ocean covered two-thirds of the Earth's surface and support the variety of plants and animal life. मतलब पृथ्वी को महासागरों के द्वारा घेरा गया है और पूरी तरफ चारों तरफ पानी ही पानी है जिसने कि लाइफ को पॉसिबल बनाया है. द ओशन वाटर इज हाउस silence and not fit human consumption. Fresh water occurred for only about 2.7%. मतलब महासागरों का पानी तो है ही लेकिन वो पीने योग्य नहीं होता और जो फ्रेश वाटर है वो 2.7% ही हमें मिल पाता है. नियरली 70% ऑफ ऑक्यूर एज आइस शीट एंड द ग्लेशियर इन अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन. Due to their location, they are increasable. Only 1% of fresh water is available and fit for human use. तो इतने सारे महासागरों के होने के बावजूद भी इन प्रदेशों में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन्स में केवल 1% वाटर ऐसा है जो कि पीने योग्य हम उसे ले सकते हैं. इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर, जो कि ग्राउंड वाटर के रूप में मिलता है. एंड सरफेस वाटर इज रिवर्स एंड लेक्स एंड एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर. तो भूमिगत जल अलग है, उसके अलावा सरफेस वाटर के रूप में हम रिवर लेक्स का यूज़ करते हैं. फ्रेश वाटर इज़ देयर फॉर द मोस्ट प्रीवियस सब्सटेंस ऑन द अर्थ. फ्रेश वाटर जो कि पीने योग्य है वो अर्थ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्सेस है, तत्व है. वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉट सब्सटेंस फ्रॉम द अर्थ. इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कंस्टेंट. मतलब पानी जो है उसका कोई भी और सब्सटेंस हमारे पास नहीं है. इट्स अबेंडेंस ओनली सीम्स टू वेरी बिकॉज इट इज़ इन कंस्टेंट मोशन, cycling through the oceans, the air, the land and back again through the process of the evaporation, precipitation and runoff. तो ये जो हमें वाटर मिलता है वो एक साइकिलिंग प्रोसेस के द्वारा हमें मिलता है. दिस एज यू ऑलरेडी नो इज़ रेफर टू एज द वाटर साइकिल, जैसे कि आप जल चक्र के रूप में पढ़ चुके हैं. Hug amount of water not only for washing but also in the process of water for agriculture. Agriculture industry generate electricity through rivers of dams are the others uses. मतलब पानी का प्रयोग केवल पीने के लिए नहीं होता, कपड़े और वॉशिंग के लिए नहीं होता, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी भी उससे बनती है. कई इंडस्ट्रीज़ में उसका यूज़ होता है, डैम्स में यूज़ होता है. तो कई तरीके का इसका यूज़ है. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड एंड क्रैश क्रॉप्स, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर द मेजर फैक्टर लीडिंग टू शॉर्टेज इन द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर एज ड्यू टू ड्राइंग ऑफ द वाटर सोर्सेज ऑफ वाटर पॉपुलेशन. तो इसका पानी का कई तरीके से यूज़ किया जाता है, चाहे वो आप प्रोफेशनली तरीके से देख लो, चाहे आप उसको घरेलू तरीके से देख लो. तो इसलिए पानी की जो शॉर्टेज है उसकी समस्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो पीने योग्य पानी है, यूज़ करने का पानी है, वो तो बहुत कम परसेंटेज में है. प्रॉब्लम ऑफ द वाटर अवेलेबिलिटी, पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है. तो ये प्रॉब्लम जो है वो क्यों है? देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड. देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड. पानी की बहुत कमी है दुनिया के कई भागों में. मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट Mexico, parts of Southern America and entire Australia are facing shortage of the fresh water supply. तो आपने ये पढ़ा कि कितनी जगह पे शॉर्टेज है पानी की. कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन मोस्ट सस्पेक्टेबल और ड्रफ फेसेस ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ द वाटर स्कार्सिटी. तो एक तो जो भी जगह है वहाँ का क्लाइमेट, और दूसरी बात यह है कि अचानक से सूखा पड़ जाना, तो इससे भी पानी की प्रॉब्लम हो जाती है. दस वाटर शॉर्टेज में भी द consequences of the variation in the
seasonal or annual prescription of scarcity is caused by our explosion and कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज। अब ये जो पानी की कमी क्यों हो गई है, क्योंकि इसका भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत यूज़ किया जा रहा है, तो फिर इस कारण से इसकी शॉर्टेज हो गई है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर सोर्सेज, अब इसका कैसे संरक्षण किया जाएगा, पानी का बचाव हम किस तरीके से कर सकते हैं। एक्सेस टू क्लीन एंड एक्यूट वाटर सोर्सेज इज़ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग वर्ल्ड टुडे। आज जो हमारा संसार है वो जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है वो यही है कि उसे सही मात्रा में पानी नहीं मिल रहा और साफ पानी नहीं मिल रहा। स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस prevailing resources. Even though water is renewable resources, its overuse and the population make it unfit for use. क्योंकि पानी जो है वो एक कैसा रिसोर्सेज है जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, तो लोग इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और उससे ये अशुद्ध हो रहा है और अनफिट हो रहा है। डिस्चार्ज ऑफ untreated of particularly treated swag and the agriculture chemicals and the industrial influence in water bodies are major contaminants। अब इसका इतने गंदे तरीके से यूज़ किया जा रहा है और पानी में फिर क्या होता है कि सारे गंदे तत्व मिल जाते हैं। दे पॉल्यूटेड वाटर विथ निट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो फिर पानी जो है वो कई तरीके से पॉल्यूटेड हो जाता है। मोस्ट ऑफ दिस केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रिच ह्यूमन बॉडीज टू वाटर। तो पानी में से कई ऐसे प्रदूषित तत्व होते हैं वो नहीं निकल पाते हैं और फिर वो मनुष्य के शरीर में पहुंच जाते हैं। वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय द ट्रीटिंग दिस इन्फ्लुएंस सब्सटेंस बिकॉज यूजिंग ऑफ वाटर बॉडीज। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशंस कवर स्लो एज सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अदर ग्राउंड वाटर। तो जो फॉरेस्ट हैं और वेजिटेशंस है, वनस्पतियां हैं, उनको भी बहुतायत मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर वो उस भूमिगत जल का प्रयोग करते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ, और वाटर हार्वेस्टिंग से भी हम इसको सेव कर सकते हैं। द कैनाल यूज फॉर इरीगेशन फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइन टू मिनिमाइज लॉसली बाय वाटर सिपेज। इसी तरीके से बोला कि कैनाल्स ज़्यादा से ज़्यादा बनने चाहिए। स्प्रिंकल्स एक्टिविटीज़ इरिगेशन द एरिया बाय द चेकिंग वाटर लॉसेस थ्रू स्पेसेस एंड एवपोरेशन इन ड्राई रीजन विथ हाई रेट्स ऑफ एवपोरेशन। तो हमें एक तो वाटर कहाँ मतलब पानी का मिस यूज़ हो रहा है वो सारा उसकी रेट्स निकालनी चाहिए, परसेंटेज निकालनी चाहिए, कहाँ कहाँ इसका हो रहा है वो सारा, और एवपोरेशन के लिए भी करना ज़रूरी है, जिससे भी हम इसको संरक्षित कर सकते हैं। द वैल्यूबल वाटर रिसोर्सेज कैन देयरफॉर बी कंजर्व बाय द अडॉप्टिंग द मीन्स ऑफ इरिगेशन। The valuable water resources can therefore be conserved by the adopting this means of irrigation। तो जो वैल्यूबल वाटर है फिर वो कंज़र्व किया जा सकता है इरिगेशन से, सिंचाई के लिए, और उसकी भी एक अलग से जो अपनी टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करके हम पानी को बचा सकते हैं। तो हमें कई फैक्टर्स पर ध्यान देना पड़ेगा पानी को बचाने के लिए, जैसे कि इसमें बताया गया है। उसका रीयूज़ किया जा सकता है, उसको वापस से भूमिगत जल को वापस से पुनः यूज़ किया जा सकता है, और भी इसके बचाने के तरीके हैं, पर इसमें जो बताया गया है वो हमने डिस्कस कर लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, वनस्पति और वन्य जीवन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सम स्कूल चिल्ड्रंस वर विजिटिंग एज द एग्जीबिशंस ऑन द हैंडीक्राफ्ट्स। कुछ स्कूल के बच्चे जो हैं वो हैंडीक्राफ्ट के एग्जीबिशन को देखने गए। द आर्टिकल्स इन द
एग्जीबिशन वर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। जो एग्जीबिशन में आर्टिकल्स लगे थे वो अलग अलग देशों में से लाए गए थे। मोना पिक्ड अप अ बैग एंड एक्सक्लेम्ड, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल हैंड बैग। मोना ने एक बैग उठाया और कहा ये बहुत ही सुंदर हैंड बैग है। यस इट इज़ मेड फ्रॉम जूट, ये जूट का बना हुआ है। द टीचर सेड, टीचर ने बताया कि ये जूट का बना हुआ है। डू यू सी दोज बास्केट लैम्प शेड एंड चेयर्स, तुम उन बास्केट को लैम्प शेड्स और चेयर को देखो। दोज आर मेड अप ऑफ ह्यूमिड रीजन ऑफ इंडिया, बैम्बू ग्रोज इन प्लेंटी, और ये जो है बांसों का प्रयोग करके और बनाए गए हैं। जैसी वॉज एक्साइटेड टू सी द सिल्क स्कार्फ, जैसी सिल्क स्कार्फ की तरफ अट्रैक्ट हुआ, उसको वो देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ, द टीचर एक्सप्लेन दैट सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म दैट आर ब्रेड ऑन मलबरी ट्रीज। टीचर ने बताया कि जो ये सिल्क मिलता है वो सिल्क वॉर्म से मिलता है जो कि मलबरी ट्रीज पे पाए जाते हैं। द चिल्ड्रन अंडरस्टूड द प्लांट्स प्रोवाइड अस विथ मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट वी यूज़ इन वन डे टू डे लाइफ। तो बच्चों को ये समझ में आया कि जो प्लांट्स हैं वो हमको जीवन में बहुत सी चीज़ें रोज़ देते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ एक्सिस्ट ओनली इन द नैरो जोन एंड कंटेंट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड द एटमॉस्फीयर दैट वी कॉल बायोस्फीयर। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ यानी कि वनस्पति और वन्य जीवन जो होते हैं एक्सिस्ट इन नैरो जोन में होते हैं ऑफ कंटेंट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर दैट वी कॉल बायोस्फीयर। ये तीनों चीज़ें कंटेंट करते हैं और इसे कुल मिलाकर हम बायोस्फीयर कहते हैं। इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटायर रिलेटेड एंड द इंटरडिपेंडिंग ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइव। तो बायोस्फीयर में जो लिविंग बींग्स होते हैं वो सब साथ में रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज़ नोन एज द इकोसिस्टम, और इस तरह का जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है उसको फिर इकोसिस्टम कहा जाता है। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूबल रिसोर्सेज, वनस्पति और वन्य ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्सेज है। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर, गिवन शेल्टर टू एनिमल्स, प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ, प्रोटेक्टेड सॉइल। तो प्लांट से हमें कई चीज़ें मिलती हैं जो कि हम अब तक पढ़ते आए हैं। इससे हमें शेल्टर मिलता है, गिव शेल्टर टू एनिमल्स को शेल्टर मिलता है, हमें खाद्य पदार्थ मिलते हैं, ऑक्सीजन मिलती है, प्रोटेक्ट सॉइल। इसी तरह से प्लांट जो हैं वो सॉइल मिट्टी के अपरदन को भी रोकते हैं। असेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एक्ट एट द शेल्टर बीट्स। तो ये हम बात कर रहे थे कि प्लांट्स के क्या क्या यूज़ हैं। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट एज वेल एज द aquatic life forms. They provide us milk, meat, hide and wool. तो सभी के लिए जो भी हमारे जीव जंतु उनके लिए प्लांट्स ज़रूरी है क्योंकि उनको अपना पर्टिकुलर जो भोजन है वो प्लांट से मिलता है। उसी तरीके से हमें भी कई चीज़ें प्लांट से मिलती है। दे प्रोवाइड अस मिल्क, ये था कि एनिमल्स हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं। दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल। इस तरीके से एनिमल्स भी हमें कई चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, मिल्क, मीट एंड वूल। इंसेक्ट्स लाइक बीन्स प्रोवाइड्स अस हनी, हेल्प्स इन pollination of the flowers and have an important role play in the decomposer in the ecosystem। तो इसी तरीके से जो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, उनसे भी हमें कई चीज़ें मिलती है। एक तो हनी मिलता है और फिर क्या होता है, ये फ्लावर से फ्लावर के ऊपर जाते हैं और डिकम्पोज का काम करते हैं और इकोसिस्टम को बढ़ाते हैं। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट एंड एक्ट एज डिकम्पोज एज वेल। इसी तरीके से जो पक्षी हैं वो भी इन कीड़ों को खाते हैं और डिकम्पोज का काम करते हैं। वल्चर ड्यू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइव स्टॉक इन अ
स्कैवेंजर एंड द कंसिडर विटल क्लींसर ऑफ द एनवायरनमेंट। इसी तरीके से जो वल्चर होता है वो कीड़ों को खाकर एनवायरनमेंट को क्लियर करता है। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल आर इंटरनल और मेंटेन बैलेंस इन द इकोसिस्टम। तो इसी तरीके से जो जानवर होते हैं, छोटे हों चाहे बड़े हों, वो इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं। तो इस तरीके से हमने प्लांट्स का क्या यूज़ है वो पढ़ा, और इसी तरीके से एनिमल का क्या यूज़ है वो हमने पढ़ा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे इसके आगे के बारे में।